भारत में अरबपति हम्म कानूनी तौर पर अपना टैक्स कैसे कम करते हैं, ये सवाल काफी सुनने में आता है ना। बिल्कुल। आज हम इसी पेचीदा सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत के टैक्स सिस्टम, अरबपतियों की रणनीतियों और इससे जुड़े बड़े सवालों पर आधारित है। जी कोशिश रहेगी कि इन तरीकों को ठीक से समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत का ये जो टैक्स का ढांचा है ये है कैसा, मतलब पैसा आता कहाँ से है सरकार के पास। देखिए, भारत में मोटे तौर पर ना दो तरह के टैक्स हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स। हाँ, जैसे इनकम टैक्स हो गया, या कंपनियों पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स। ये सीधा केंद्र सरकार लेती है। ठीक है। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें आपका जीएसटी आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गई। ये जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच बंटता है। अच्छा। और टैक्स देता कौन है असल में? मैंने सुना है कि बहुत ही कम लोग इनकम टैक्स भरते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है, पर सच है। भारत की कुल आबादी का सिर्फ, आप मान के चलिए, 2 से 3% हिस्सा ही इनकम टैक्स देता है। बस 2 से 3%? जी। जैसे वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 8.2 करोड़ लोगों ने ही रिटर्न भरा। और इसमें भी एक और बात है। क्या? कि जितनी कंपनियां रिटर्न फाइल करती हैं, उनमें से लगभग आधी असल में कोई नेट टैक्स चुकाती ही नहीं है, जीरो टैक्स। कमाल है, सिर्फ 2-3% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो फिर सरकार का इतना सारा खर्च कैसे चलता है? ये जो पैसा आता है टैक्स से, इसका होता क्या है? देखिए, पैसा तो आता है, ऐसा नहीं है। जैसे डायरेक्ट टैक्स से ही वित्त वर्ष 23-24 में करीब 19.6 ट्रिलियन रुपीस आए। अच्छा खासा अमाउंट है ये तो। हाँ, काफी बड़ा अमाउंट है। और इसी पैसे का इस्तेमाल फिर सरकार देश चलाने में करती है। जैसे सड़कें बनवाना, अस्पताल, स्कूल, सेना का खर्च है, पेंशन देनी है, सब्सिडी देनी है, इन सब चीजों में पैसा जाता है। समझ गई। तो ये तो हुई टैक्स सिस्टम की मोटी मोटी बातें। अब आते हैं उस मेन सवाल पर कि भाई अमीर लोग, अरबपति लोग कानूनी दायरे में रहकर अपना टैक्स बचाने के लिए करते क्या हैं? हाँ, तो इसके कई तरीके हैं, कई रणनीतियां हैं जो अपनाते हैं। एक जो बहुत पॉपुलर तरीका है वो है LLPs का इस्तेमाल करना। LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बिल्कुल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक तरह की पार्टनरशिप फर्म ही होती है, लेकिन इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पर इसमें टैक्स का फायदा कैसे होता है? फायदा ऐसे है कि LLP पर टैक्स सिर्फ एक बार लगता है, फर्म के मुनाफे पर, करीब 35% के आसपास। ठीक है। इसके बाद जब वो मुनाफा पार्टनर्स में बढ़ता है तो पार्टनर्स को अपनी इनकम पर उस मुनाफे के हिस्से पर दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ता। वो टैक्स फ्री होता है उनके हाथ में। अच्छा, जबकि कंपनियों में तो डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है ना? बिल्कुल। कंपनियों में कंपनी पहले कॉर्पोरेट टैक्स देती है, फिर जब वो मुनाफा डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को देती है तो शेयर होल्डर को उस डिविडेंड पर भी टैक्स देना होता है। तो LLP स्ट्रक्चर में ये डबल टैक्सेशन बच जाता है। समझ गई। तो सिर्फ सही कानूनी स्ट्रक्चर चुनकर ही टैक्स का एक बड़ा हिस्सा बच सकता है। ये तो एक तरीका हुआ। और क्या करते हैं? फिर आते हैं वो जाने पहचाने टैक्स बचाने वाले निवेश के साधन, जैसे आपने सुना होगा ELSS। हाँ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जी, वैसे ही PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NPS है, नेशनल पेंशन सिस्टम, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं, और फिर आपका जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। सेक्शन 80C 80D वाले? हाँ बिल्कुल। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C से लेकर 80D तक में इन पर छूट मिलती है। तो इनमें निवेश करके अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर लेते हैं। ये तो खैर काफी लोग करते हैं, लेकिन वो एक संपत्ति के बदले कर्ज लेने वाली बात क्या थी, वो थोड़ी अलग लग रही है। हाँ, वो एक दिलचस्प तरीका है। देखिए, अगर आपके पास कोई संपत्ति है, मान लीजिए शेयर्स हैं या कोई प्रॉपर्टी है, और आप उसे बेचते हैं, तो जो मुनाफा होता है उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसे बेचे नहीं बल्कि उसे गिरवी रखकर उसके बदले बैंक से लोन ले लें, अच्छा, तो वो जो लोन का पैसा आपको मिला उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है, वो कर्ज है। तो आपने अपनी संपत्ति की वैल्यू को इस्तेमाल भी कर लिया और टैक्स भी नहीं दिया। वाह, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। मतलब बिना बेचे, बिना टैक्स दिए पैसे का जुगाड़ हो गया। और दान पुण्य, फिलैंथ्रोफी का भी जिक्र था, उसका क्या रोल है? जी, परोपकार या फिलैंथ्रोफी भी एक तरीका है टैक्स बचाने का। अगर आप सरकार से मान्यता प्राप्त जो चैरिटेबल फंड्स हैं या संस्थाएं हैं उनमें दान देते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत आपको अपनी टैक्सेबल इनकम पर छूट मिल सकती है।
कितना दान दिया उस पर निर्भर करता है कि कितनी छूट मिलेगी। पर मिलती जरूर है। तो ये सारे कानूनी तरीके हैं। हाँ, ये सब कानूनी तरीके हैं और इन सब का नतीजा क्या होता है वो कुछ स्टडीज बताती हैं। वो कहती हैं कि भारत के जो टॉप 0.1% सबसे अमीर लोग हैं ना, हाँ, वो अपनी कुल संपत्ति का जितनी उनकी नेटवर्थ है उसका 2% से भी कम अपनी सालाना आय के रूप में दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं? सिर्फ 2% से कम? मतलब अगर किसी के पास मान लीजिए 1000 करोड़ की संपत्ति है तो वो साल की इनकम 20 करोड़ से भी कम दिखाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। और इसी वजह से जब आप उनकी पूरी संपत्ति पर उनका असल टैक्स का बोझ देखते हैं तो वो बहुत कम निकलता है। करीब 0.7%, 1% से भी कम। अपनी पूरी वेल्थ पर सिर्फ 0.7% टैक्स। हाँ, ये तो मिडिल क्लास के इनकम टैक्स रेट से भी बहुत कम है। ऐसा क्यों है? मतलब कानून में ही कोई कमी है या क्या चक्कर है? हाँ, देखिए दोनों बातें हैं। एक तो कानूनी ढांचे में ही कुछ ऐसी कमियां हैं, लूप होल जिन्हें कहते हैं, और कुछ छूटें मिली हुई हैं जिनका फायदा उठाया जाता है। दूसरी बात यह है कि अमीरों के पास जाहिर है बहुत अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार होते हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन नियमों की बारीकियों को समझते हैं और उनका पूरा फायदा उठाना जानते हैं। और तीसरी बात, टैक्स विभाग की भी अपनी सीमाएं हैं। हर किसी के फाइनेंशियल मामलों की गहराई तक जांच करना आसान नहीं होता। तो क्या सरकार इस चीज को देख रही है? इसे रोकने के लिए या कम करने के लिए कुछ कर रही है? कोशिशें तो हो रही हैं। सरकार ने एक GAAP नाम का नियम लागू किया है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। GAAP ये क्या है? ये बेसिकली ये कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा लेन देन या ऐसी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के मकसद से की है, उसका कोई असली व्यापारिक कारण नहीं है, तो टैक्स डिपार्टमेंट उसे अनदेखा करके आप पर टैक्स लगा सकता है, भले ही वो कानूनी तौर पर सही लग रहा हो। अच्छा, मतलब नीयत देखी जाएगी। हाँ, नियत पर सवाल उठाया जा सकता है। इसके अलावा आजकल जैसे UPI से इतने पेमेंट होते हैं तो उसके डेटा का विश्लेषण करके GST चोरी वगैरह पकड़ने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन वो जो बात होती है वेल्थ टैक्स की या विरासत टैक्स की, वैसा कुछ क्यों नहीं लाती सरकार? उससे तो शायद ये असमानता कम हो। सरकार इससे थोड़ा हिचकती है। एक बड़ा डर ये रहता है कि अगर अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाया, वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स जैसा, तो वो अपना पैसा, अपनी पूंजी देश से बाहर ले जा सकते हैं। कैपिटल फ्लाइट जिसे कहते हैं। हाँ, कैपिटल फ्लाइट का डर रहता है, जिससे देश के निवेश और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर टैक्स चोरी पकड़ी जाती है तो उस पर जुर्माना बहुत भारी है। 50% से लेकर 200% तक पेनल्टी लग सकती है छुपाई गई इनकम पर, और जेल भी हो सकती है। तो मतलब कानूनी तरीकों से बचना ठीक है, लेकिन चोरी करना बहुत रिस्की है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? एक आम व्यक्ति के लिए इसमें क्या सीख है? सार ये है कि जो अमीर वर्ग है वो LLP जैसे स्ट्रक्चर, खास तरह के टैक्स बचत वाले निवेश, संपत्ति पर कर्ज लेना और दान देना, इन जैसे कानूनी औजारों का इस्तेमाल करके अपना प्रभावी टैक्स रेट काफी नीचे ले आता है। और ये रेट अक्सर उस टैक्स रेट से कम होता है जो एक सामान्य सैलरी वाला व्यक्ति अपनी इनकम पर देता है। तो एक आम आदमी के लिए इसमें क्या है? यही कि जो कानूनी कटौतियां आपको मिली हुई हैं, जैसे ATC, ATD। हाँ, जैसे ATC में निवेश की छूट है, ATD में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट है, होम लोन के ब्याज पर छूट है, इनका पूरा फायदा उठाएं। अपना रिटर्न ध्यान से सही जानकारी के साथ फाइल करें और सारे नियमों का पालन करें। बस यही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा से एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। जिस तरह से ये कानूनी टैक्स बचाने की संरचनाएं मौजूद हैं और जिस तरह सरकार वेल्थ टैक्स जैसे कदमों से परहेज कर रही है, इसका भारत में आर्थिक समानता और सरकार के राजस्व पर, मतलब सरकारी खजाने पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पे अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।